जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। शिखर वार्ता में विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.66 पर पहुंची। पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने इन दिनों भिलाई के नेवई में चलाया जा रहा है अनूठा अभियान। और कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में सिविक एक्शन कार्यक्रम के आयोजन से खिलाड़ियों में उत्साह का संचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच गए हैं। रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया। श्री किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा वे 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री किशिदा विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे और उसे सुदृढ़ करेंगे। दोनों नेता हिंद प्रशांत क्षेत्र और इससे आगे स्थित शांति, स्थिरता और समृद्धि की भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि जापान के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद श्री किशिदा की ये पहली भारत यात्रा है। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 183 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 17 करोड़ से अधिक टीके राज्यों के पास बचे हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 4 करोड़ 24 लाख 61 हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 88 लाख 15 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2 करोड़ 9 लाख 39 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1 करोड़ 74 लाख 59 हजार से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 4 लाख 16 हजार 501 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में भी लगातार गिरावट जारी है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर घटकर 0.66% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 11,51,904 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं इनमें से 11,37,695 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 175 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। कबीरधाम जिले की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी आरएचओ पिंकी खरे को टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा 8 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पिंकी खरे को पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कोरोना नियंत्रण में टीकाकरण कर्मियों के योगदान को रेखांकित करने के लिए देश भर से चयनित महिलाओं के टीकाकरण कर्मियों को सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद पिंकी खरे ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि कोरोना काल में टीका लगाना चुनौती से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लोगों को प्रेरित करने और उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से टीकाकरण कार्य में जुटी रहीं। सभी लोग का मनसा बन गया था कि कोरोना की टीका लगाने से हमारी मृत्यु हो रही है, सभी लोग को नहीं लगवाते करके बहुत धारणा बना था, लेकिन उसको समझाते सब ठीक हो गया और सभी लोग लगवाना शुरू कर दिए। गौरतलब है कि पिंकी खरे ने कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान
425 सत्रों में अकेले 70,333 टीके लगाए हैं। वहीं रायगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किरोड़ीमल नगर की प्रमिला देवांगन को भी टीकाकरण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। महिला दिवस पर सम्मानित होने के बाद उन्होंने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि सभी के मार्गदर्शन से उन्हें बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली। श्रीमती देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होने से उन्हें गर्व की अनुभूति होती है। अच्छा लग रहा था, वहाँ सब लोग छत्तीसगढ़ की प्रमिला, रायगढ़ जिले की प्रमिला के नाम से जानते थे, तो पूरा राज्य की बेटी हूँ करके बहुत खुशी महसूस होती थी वहाँ। गौरतलब है कि प्रमिला देवांगन ने 402 सत्रों में अकेले 45,463 टीके लगाए थे। इबादत और मगफिरत का पर्व शब-ए बारात का पर्व मुस्लिम समाज ने कल सादगी के साथ मनाया। इस मौके पर मस्जिदों और कब्रिस्तानों को विशेष तौर से सजाया गया था। भिलाई स्थित कब्रिस्तान में भी लोगों की आवाजाही को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने परिजनों की कब्रों पर फूल चढ़ाकर फातिहा पढ़ी और उनके मगफिरत के लिए दुआएं की। इस मौके पर तकरीरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें उलेमाओं ने शिरकत कर शब-ए बारात के महत्व पर रोशनी डाली। भिलाई जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने बताया कि इस्लाम में शब-ए बारात का विशेष महत्व है और इस रात में बंदे द्वारा मांगी गई दुआ को अल्लाह पूरी करता है। शब बारात एक अल्लाह का तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए कि इस रात में बंदे अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करें, इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करें। और सबसे जो अहम बात और सबसे जो ख़ास पॉइंट है इस रात के लिए कि इस रात में हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि इस रात में उन्हीं की दुआ कबूल होगी जो कि लोगों से नफ़रत ना करता हो, लोगों से अदावत ना करता हो, लोगों के लिए दिल में अपने कीने न रखता हो। अगर किसी का ऐसा मामला हो तो पहले वो लोगों से माफ़ी तलाफ़ी करे और उनसे उनके लिए जो है मोहब्बत अपने दिल में रखे, फिर बारगाह में दुआ करे अल्लाह की, उसकी दुआ कबूल होगी। मुस्लिम समाज ने इस अवसर पर पूरी रात इबादत में गुजारी और गुनाहों से तौबा कर अच्छे कार्यों के लिए दुआ मांगी। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने आज आबूधाबी फिल्मी आयोग एडीएफसी और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात यूएई के फिल्म निर्माताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने देश में फिल्मी और मीडिया उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए यूएई सरकार के कदमों की सराहना की। श्री चंद्र ने कहा कि भारत यूएई के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध है और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने एडीएफसी को भारत में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि भारत और यूएई जल्द ही दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से फिल्म बनाने के एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूती मिलेगी। पर्यावरण के प्रति चेतना जगाने और पेड़ों की सुरक्षा को लेकर इन दिनों भिलाई के नेवई में अनूठा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कटे हुए पेड़ के ठूंठ को उल्टा करके लगाया जा रहा है। मूर्तिकार अंकुश देवांगन इन संदेश प्रधान सौंदर्यीकरण के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि समय रहते हम नहीं चेते तो कहीं प्रकृति हमें ना उल्टा कर दे। उन्होंने बताया कि कटे हुए 11 पेड़ों को उल्टा लगाया जा चुका है, 9 और पेड़ लगाए जाने बाकी हैं। भावना पक्ष प्रबल हो जाता है तो हम जब दुनिया भर में देखते हैं कि वृक्ष इतने कट रहे हैं तो निश्चित रूप से हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और प्रकृति से हमारा तादात्म्य है। तो हम चाहते हैं कि इस बहाने हम संदेश दें, और हमारे आसपास ही जब इतने भीषण रूप में वृक्ष कट रहे हैं तब ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस धरती में सिर्फ मानव ही मानव रह जाएंगे क्या।
बाकी सारे जानवर खत्म हो जाएंगे, सारे वृक्ष खत्म हो जाएंगे और सब वृक्ष ऐसे ही एक दिन पड़े रहेंगे तो क्या हम मानव भी जिएंगे? हम भी तो खत्म हो जाएंगे, हम तो उनके अंश हैं प्रकृति के। तो ये एक संदेश देने का मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है। श्री देवांगन ने बताया कि उनके इस काम में भिलाई इस्पात संयंत्र टाउनशिप के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सहयोग किया जा रहा है। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने अपनी भागीदारी निभाई। फाइनल मुकाबला सुलगी और उदनपुर के बीच हुआ, जिसमें उदनपुर की टीम ने विजय हासिल की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने बताया कि सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत के कारण उन्होंने जीत हासिल की है। खिलाड़ियों ने कहा कि अंदरूनी क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों में उत्साह का संचार होता है, जिसे बनाए रखने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, हमारे उड़नपुर के सेन सर हमें अच्छा गाइडेंस दिए। इस बदौलत हमें कहीं ना कहीं विनर होने का मौका मिला। तो मेरे टीम से अच्छा डिफेंस वगैरह किए, जो शॉटर हैं, नेट शॉट अच्छा खेले। मैं सबको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, अपने टीम को भी और बीएसएफ पूरी बटालियन को भी। कि आज हम लोग इतने अंदर एरिया से आते हैं और खेल के प्रदर्शन किया, हमको बहुत अच्छा लगा। हम यही आशा चाहते हैं कि आने वाला सत्र में और इस तरह से टूर्नामेंट हो जाए, कराना चाहें। मैं इसी के साथ हमारी सोलंकी टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट देविंदर सिंह ने सभी टीमों के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतरीन मंच उपलब्ध कराने के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे इलाके में हमने 12 टीम आइडेंटिफाई की वॉलीबॉल की, और उसमें से ये 2 टीमें उड़ानपुर और सोलंगी की फाइनल में आई थी। तो आज फाइनल मैच खेला गया। इस इलाके में स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए ये पूरे टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। हम यहाँ पे एक गोंडादर स्पोर्ट्स क्लब भी खोल रहे हैं कोयलीबेड़ा में, जिसमें कि जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उन सब का जो मटेरियल है, जो भी सामान है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। गौरतलब है कि माओवाद प्रभावित जिलों में ग्रामीणों की मदद और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसे बेहतर प्रतिसाद भी मिल रहा है। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी नारायण भास्कर खरे के बारे में। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नारायण भास्कर खरे का भी स्मरण कर रहे हैं। नारायण भास्कर का जन्म 19 मार्च 1884 को महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था। पेशे से चिकित्सक नारायण भास्कर 1916 से 1938 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य रहे। वे सेंट्रल प्रोविंसेस प्रांतीय कांग्रेस समिति और नागपुर के हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष और कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। वे एक राष्ट्रवादी मराठी पत्र तरुण भारत के संस्थापक और संपादक भी थे। नारायण भास्कर ने लाहौर कांग्रेस के आदेशानुसार विधायी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। 1937 के चुनावों के बाद नारायण भास्कर नवगठित सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अष्टी और चिमूर में भीड़ ने कुछ पुलिसकर्मियों को मार डाला। इस सिलसिले में 30 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। नारायण भास्कर खरे ने इन लोगों की मदद के लिए मृत्यु दंड राहत सोसाइटी का गठन किया। वे मई 1943 से जुलाई 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। परिषद में वे राष्ट्रमंडल संबंध विभाग के प्रभारी थे। बाद में नारायण भास्कर खरे संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवारत रहे। 1952 में वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा सांसद चुने गए और 1955 तक सांसद रहे। बाद में वे नागपुर में बस गए। 1970 में उनका निधन हुआ। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।